हेलो दोस्तों, मैं तेरस यादव आप सबका स्वागत करती हूं हमारे यूट्यूब चैनल शुभम हिंदी एकेडमी में। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से हम यूजीसी नेट सेट जेआरएफ और टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं यूजीसी नेट हिंदी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि 5 मार्च 2023 को हुआ था। इसमें हम फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिना स्किप किए इस वीडियो पर बने रहे, क्योंकि आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे ही हम लोगों को पता चलता है कि किस टाइप का क्वेश्चन बना था और आगे किस टाइप का क्वेश्चन बनने वाला है। तो हम लोग देखते हैं अपने क्वेश्चन को। तो चलिए, हम लोगों का आज का क्वेश्चन है, पहला है, भाषा के रूप में अवधि का प्रथम प्रयोग किस रचना में मिलता है? पहला है खालिकबारी, दूसरा है उक्ति व्यक्ति प्रकरण और तीसरा है चंदायन, चौथा है मृगावती। तो आप लोगों को करेक्ट ऑप्शन देखना है यहाँ पास। तो फ्रेंड्स, आप लोग ना एक जब पेन कॉपी रख कर बैठिए ताकि आप लोग वीडियो को पॉज कर करके इसके करेक्ट आंसर लगाते जाएंगे। तो हम लोगों का करेक्ट आंसर है खालिकबारी। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम राजभाषा आयोग की स्थापना कब की गई थी? पहला है 7 जून 1951 को, दूसरा है 8 जून 1953 को, तीसरा 9 जून 1954 को, 7 जून 1955 को। तो आप लोग अपना राइट आंसर लगाते रहिए। तो इसका राइट आंसर है 7 जून 1955 को, और इसका राइट आंसर है खालिकबारी। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, बघेली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? पहला है सौरसेनी, दूसरा मगधी, तीसरा अर्धमगधी और चौथा है वराचर। तो यहाँ आप लोग अपना करेक्ट ऑप्शन लगाइए और मैं बताती हूँ आप लोगों को। यहाँ करेक्ट ऑप्शन है अर्धमागधी। चौथा है, स्पर्श संघर्षी व्यंजन ध्वनि कौन सी है? तो पहला है स, दूसरा है या, तीसरा न, चौथा झा। तो आप लोग अपना आंसर लगाइए। यहाँ पर चौथा है ऑप्शन करेक्ट है झा, इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो हम लोग देखेंगे पांचवें क्वेश्चन को। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नामक ग्रंथ किस कालावधि का साहित्य इतिहास वर्णन है? तो पहला है 700 से 1400 ईस्वी, दूसरा है 693 से 1693 ईस्वी, चौथा है 1000 से 1600 ईस्वी और पांचवा है 950 से 1700 ईस्वी। तो इसका करेक्ट आंसर है दूसरा, 693 से 1693 ईस्वी। हमारा अगला क्वेश्चन है, देसिल बयाना सब जन मीठत तेसन जपवो अवहट किसने कहा है? पहला है आचार्य देवसेन ने, दूसरा है गोरखनाथ ने, तीसरा है विद्यापति, चौथा है सैमसंग। तो आप लोग करेक्ट आंसर अपना लगाइए यहाँ पास। तो यहाँ हमारा राइट ऑप्शन है तीसरा, विद्यापति। अगला क्वेश्चन है, राधा के प्रेम संवेदना के माध्यम से जीवन को समझने का एक सफल प्रयत्न किस रचना में है? तो पहला है लोकायतन, दूसरा है आत्मजयी, तीसरा है संशय की एक रात, चौथा है कनुप्रिया। तो इसका राइट ऑप्शन है चौथा, कनुप्रिया। हमारा अगला क्वेश्चन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित ठेठ हिंदी का ठाठ किस विधा की रचना है? पहला कविता, दूसरा कहानी, तीसरा उपन्यास, चौथा निबंध। तो आप लोग अपना ऑप्शन लगाइए। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है उपन्यास विधा का है। अगला क्वेश्चन है, चिट्ठियाँ हो तो हर कोई बाँचे निम्न में से किस साहित्यकार के पत्रों का संग्रह है? तो पहला है आज्ञे, दूसरा है विद्यानिवास मिश्र, तीसरा है रेणु, चौथा है नागार्जुन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 9वें क्वेश्चन का तीसरा, रेणु, फणीश्वर नाथ रेणु जी। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, रस की निष्पत्ति मूल ऐतिहासिक पात्रों में ही संभव है, यह निम्नलिखित में से किसका मानना था? पहला है भट्ट लोलट, दूसरा है भट्ट नायक, तीसरा है शंकुक, चौथा है अभिनव गुप्त। तो हमारा यहाँ पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा भट्ट लोलट।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। आचार्य क्षेमेंद्र ने काव्य के सूक्ष्मति सूक्ष्म अवयव से लेकर उसके विशालतम रूप को ध्यान में रखते हुए औचित्य के कितने भेद निर्धारित किए हैं? तो पहला है 20, दूसरा 26, 28, 27। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन है 27। अगला क्वेश्चन है, मूल धातु से संबंधित वक्रता को कहते हैं? वर्ण विन्यास वक्रता, पद पूर्वार्ध वक्रता, पद परार्ध वक्रता, वाक्य वक्रता। तो यहाँ पास करेक्ट ऑप्शन है 12वें नंबर का दूसरा, पद पूर्वार्ध वक्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिरिकल बैलेड्स 1978 किन दो कवियों की कविताओं का संग्रह है? तो पहला है प्लेटो एवं अरस्तू का, दूसरा है वर्डसवर्थ एवं कॉलरिज का, तीसरा है इलियट एवं रिचर्ड्स का, चौथा है क्रोचे एवं मैथ्यू आर्नल्ड का। तो यहाँ पास करेक्ट ऑप्शन होगा दूसरा, वर्डसवर्थ एवं कॉलरिज का। सो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आप लोग साथ में पेन कॉपी लेकर बैठे होंगे और अपना राइट ऑप्शन लगाते होंगे। आप लोग वीडियो को पॉज करते जाइए और अपना करेक्ट ऑप्शन लगाते जाइए। तो हम लोगों का अगला क्वेश्चन है, किसी भाषा का साहित्य में व्यवहार न होना इस बात का प्रमाण नहीं है कि उस भाषा का अस्तित्व ही नहीं था। यह कथन किस लेखक का है? पहला है राम कुमार वर्मा, दूसरा है रामचंद्र शुक्ल, तीसरा है धीरेन्द्र वर्मा और चौथा है मिश्र बंधु। तो यहाँ पर हम लोगों का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा तीसरा, धीरेन्द्र वर्मा। हमारा अगला क्वेश्चन है, एशिया के हरे भरे धर्म जैसे ही पश्चिमी विज्ञान की वास्तविकताओं के संपर्क में लाए जाते हैं, सूखी लकड़ियों का ढेर मात्र रह जाते हैं। यह कथन किस अंग्रेज अधिकारी का है? तो पहला है मैकालवे, दूसरा है विलियम जोन्स, तीसरा है कैनिंग, चौथा है हंटर। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा चौथा, हंटर। हमारा अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक ज्ञान और आख्यान में विरोध और द्वंद्व संबंध पर किस चिंतक ने विचार किया? पहला है हैबरमास, दूसरा है ल्योतार्द, तीसरा है ग्यावात्री, चौथा है मदन ससप। मदन ससप, इसको देखना पड़ेगा क्वेश्चन को, एक मिनट फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 16 का देख करके बताती हूँ आप लोगों को, ये ससप है कि क्या है, ये संशय है कि संसप है, मैं आप लोगों को बाद में देख करके बता दूंगी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है दूसरा, ल्योतार्द। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उदंत मार्तंड को प्रकाशन में लाने का श्रेय निम्नलिखित में से किस विद्वान को दिया जाता है? पहला है राधा कृष्ण दास, दूसरा है ब्रजेंद्रनाथ बंदोपाध्याय, तीसरा है नारायण दत्त, चौथा है भगवती चरण चट्टोपाध्याय। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है तीसरा, नारायण दत्त। अगला क्वेश्चन है, चौसरिया के खेल मेरे जुग मिलन की आस, नर्द अकेली रह गई, नहीं जीवन की आस हो। कबीर के इस पंक्ति में नर्द शब्द का अर्थ है, पहला है नंद, दूसरा है आत्मा, तीसरा है गोटी, चौथा है खिलाड़ी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है गोटी। अगला क्वेश्चन है, अंधेरे में कविता में काव्य वाचन किसे पिता पिता वो कहकर संबोधित करता है? पहला तानलास्ताय, दूसरा गांधी जी, तीसरा सिरफिरा पागल, चौथा तिलक। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है तिलक को। इसका 20वां क्वेश्चन है, अन्याय जिधर है उधर शक्ति, राम की शक्ति पूजा का यह संवाद किसने किससे कहा? पहला राम ने विभीषण से, राम ने हनुमान से, राम ने सुग्रीव से, राम ने लक्ष्मण से। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा राम ने विभीषण से। हमारा अगला क्वेश्चन है, चैन चूहवी जिस महावट नीरू नागमती वियोग खंड का इस पंक्ति में महुवट का सटीक अर्थ है। पहला है महावट, दूसरा है महक्ता वट, तीसरा है माघ की झड़ी
और चौथा है महावट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा तीसरा, माघ की झड़ी। हमारा अगला क्वेश्चन है, झूठा सच में किस शहर का वर्णन नहीं है? पहला जालंधर, तीसरा कानपुर, तीसरा लखनऊ, चौथा नैनीताल। तो झूठा सच जो उपन्यास है उसमें कौन से शहर का वर्णन नहीं है? तो यहाँ पास जो कानपुर है वहाँ का वर्णन नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मुझे उन लोगों से ज़रा भी हमदर्दी नहीं है जो बातें तो करते हैं कम्युनिस्टों की सी मगर जीवन है रईसी का सी, उतना ही विलासमय उतना ही स्वार्थ से भरा हुआ। यह कथन किस उपन्यास का है? पहला झूठा सच, दूसरा गोदान, तीसरा मैला आंचल, चौथा जिंदगी नामा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है दूसरा, गोदान। अगला क्वेश्चन है, उपन्यास बाणभट्ट की आत्मकथा के कथामुख प्रस्तावना वक्तव्य के अनुसार मिस कैथरीन किस राष्ट्र की निवासी थी? पहला स्वीडन, दूसरा इटली, तीसरा बेल्जियम, चौथा ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पास मिस कैथरीन जो है वो ऑस्ट्रेलिया की निवासी थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस उपन्यास में पारंपरिक गीतों के साथ ही बाबा फरीद शाह, लतीफ़ और बुल्ले शाह की कविताओं का बहुतायत से प्रयोग किया गया है? पहला है तमस में, दूसरा झूठा सच, तीसरा जिंदगी नामा, चौथा शेखर एक जीवनी। तो हमारा यहाँ पास करेक्ट ऑप्शन होगा जिंदगी नामा में। हमारा अगला क्वेश्चन है, लाल पान की बेगम कहानी में बिरजू की माँ किसे टीसन वाली कहकर संबोधित करती है? तो पहला है चंपिया, दूसरा है जंगी की पतोहू, तीसरा है लरेना की बीवी, चौथा है राधे की बेटी सुनरी। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा जंगी की पतोहू, जिसको लाल पान की बेगम टीसन वाली कहकर संबोधित करती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, आज तक कभी ऐसा न हुआ न कभी सुना, गजब हो गया, अंधेर पड़ गया, सिक्का बदल गया। कहानी में उपयुक्त कथन किसने किससे कहा? पहला नवाब बीवी ने साहनी से, दूसरा शेरे ने हुसैना से, तीसरा साहनी ने दाऊद खां से, चौथा वाह बीवी ने साहनी से। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वाह बीवी ने साहनी से। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, पवित्रता की माप है मालिनता, सुख का आलोचक है दुख, पुष्प की कसौटी है पाप। उपयुक्त संवाद स्कंदगुप्त नाटक में किस पात्र के द्वारा कहा गया? तो यहाँ पास पहला है मालिनी, दूसरा है देवसेना, तीसरा कमला, चौथा है देवकी। तो यहाँ पास हमारा करेक्ट ऑप्शन जो कि है वो है दूसरा देवसेना। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव कब दानव से भी दुर्दांत, पशु से भी बर्बर और पत्थर से भी कठोर, करुणा के लिए निर्वकाश हृदय वाला हो जाएगा? नहीं जाना जा सकता। अतीत सुखों के लिए सोच क्यों, अनागत भविष्य के लिए भय क्यों, और वर्तमान को मैं अपने अनुकूल बना ही लूँगा, फिर चिंता किस बात की? उपयुक्त संवाद चंद्रगुप्त में किसके द्वारा कहा गया? पहला आम्भिक्य, दूसरा दंडायन, तीसरा चंद्रगुप्त, चौथा सिंहरण। तो यहाँ पास करेक्ट ऑप्शन है चौथा सिंहरण। जब आप लोग जो जितने भी सिलेबस है उसके टेक्स्ट को पढ़ते जाएंगे तब आप लोगों को ये सब चीज़ क्लियर होते जाएगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है डैश डैश कि श्रीपद बेहद गंवार आदमी है, खाने के मेज पर बैठकर पसीना सुखाता है। मैं कहता हूँ दीदी, मैं इतनी मुद्दत के बाद यहाँ आया हूँ, तुम्हारा छोटा भाई हूँ, तुम लोगों से मिलने की हसरत दिल में लिए हुए न जाने कब से इस महान भारत के नगर नगर भटक रहा हूँ, और तुम्हें मेरा पल भर को भी यहाँ बैठना नहीं सुहाता। उपयुक्त संवाद अंजो दीदी नाटक में किसके द्वारा कहा गया? पहला श्रीपत, दूसरा इंद्र नारायण, तीसरा नीरज, चौथा नीरजा। तो यहाँ पर जो है श्रीपत के द्वारा यह संवाद कहा गया। इंद्र नारायण अंजो दीदी का पति है और नीरज उनके बेटे हैं। अगला क्वेश्चन है, जिसकी आत्मा कमज़ोर हो, जिसे लालच स्वार्थ ने घेर रखा हो,
वह इस बकरी से क्या पाएगा? भगवान के पास खाली हाथ न जाने का मतलब यही है, जो फूल लेकर जाता है वह स्वर्ग लेकर लौटता है। इसीलिए श्रद्धा देना जानती है। आप इस बकरी को जितना दे उतना कम है। इसको किसने कहा? तो कर्मवीर, सत्यवीर, सिपाही दुर्जन सिंह। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है दूसरा, सत्यवीर। अगला क्वेश्चन है, हम दोनों एक ही नाव के यात्री थे, यह कथन किसने किसके बारे में कहा? शरद चंद्र ने नरीदा के बारे में, तुलसी राम ने गोकुल भैया के बारे में, शिवरानी देवी ने प्रेमचंद के बारे में, हरिवंश राय ने श्यामा के बारे में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है तीसरा, शिवरानी देवी ने प्रेमचंद के बारे में। अगला क्वेश्चन है, मैं अब परिधियां लांघ सकती थी, सीमाएं तोड़ सकती थी। दरअसल सीमा में रहना मुझे सदैव का कचोटता है, इसीलिए सीमा को तोड़ने मात्र का आभास ही मुझे अत्यधिक सुखकारी लगता है। उपयुक्त कथन किस पुस्तक में है? जामुन का पेड़, आफुद्री, माटी के मूर्ते, प्रेमचंद। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आफुद्री। हमारा अगला क्वेश्चन है, चम्मा पात्र का निम्नलिखित में से किसके जीवन काल में महत्वपूर्ण स्थान रहा? पहला शरद चंद्र, दूसरा हरिवंश राय बच्चन, तीसरा मन्नू भंडारी, चौथा है रमणिका गुप्ता। तो हमारा यहाँ पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन जी। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, अध्यापिका शीला अग्रवाल ने किसके जीवन निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? पहला रमणिका गुप्ता, दूसरा कृष्णचंद्र, तीसरा मनु भंडारी, चौथा हरिवंश राय बच्चन। तो यहाँ हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा तीसरा, मन्नू भंडारी। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी देश में भी सभी पेट भरे हुए नहीं होते, किंतु वे लोग जहाँ खेत जोतते बोते हैं वहीं उसके साथ यह भी सोचते हैं कि ऐसी कोई नई कल व मसाला बनावें जिससे इस खेत में आगे से दून अनाज उपजे। उपयुक्त पंक्ति किस निबंध में उद्धृत है? तो पहला है दिल्ली दरबार दर्पण, दूसरा शिव शंभू की चिट्ठी, तीसरा मजदूरी और प्रेम, चौथा उठ जाग मुसाफिर। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन है तीसरा, मजदूरी और प्रेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचनाएं स्वयं पाठकों से संवाद कर बहुत कुछ बताएंगे और यह भी बताएंगी कि लेखक का ध्यान रचनाओं में दो ही बिंदुओं पर रहा है, एक तो विचार चिंतन और दूसरी लालित्य। जो कह सके ललित निबंध ठहरी हुई विधा नहीं है। उपयुक्त कथन किस निबंधकार का है? पहला है हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरा है विद्यानिवास मिश्र, तीसरा है विवेकी राय, चौथा है कुबेरनाथ रॉय। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन है तीसरा, विवेकी राय। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विद्यानिवास मिश्र कृत निबंध नहीं है? पहला साहित्य के सरोकार, दूसरा कविता का देश, तीसरा छोटे छोटे सुख और चौथा व्यक्ति व्यंजन गद्य। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है वो है तीसरा, छोटे छोटे सुख। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का अध्ययन करने वाले प्राणी जीव विज्ञानों को निश्चित मत है कि मानव चित्र की भांति मानव शरीर में भी बहुत से अभ्यासजन्य सहज वृत्तियाँ रह गई है। उपयुक्त पंक्तियों निम्न में से किस निबंधकार से उद्धृत है? पहला है शिव शंभू के चिट्ठे, दूसरा नाखून क्यों बढ़ते हैं, तीसरा मजदूरी और प्रेम, चौथा उठ जाग मुसाफिर। तो यहाँ पर हम लोगों का करेक्ट ऑप्शन होगा उठ जाग मुसाफिर। तो प्यारे साथियों, आप सबसे मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखें और अपना आंसर लगाते रहे, और आप लोग एक छोटी सी कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ है। तो हम लोगों का अगला क्वेश्चन है, स्वर ध्वनि के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। यहाँ से जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं वो कूट में आने वाले हैं और यही एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, तो आप लोग इसको ध्यान से ज़रूर देखिए।
तो क्वेश्चन है स्वर ध्वनि के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। तो पहला है स्वरों का स्वतंत्र उच्चारण नहीं किया जा सकता। दूसरा है उच्चारण की दृष्टि से मूल स्वर 10 है। तीसरा है स्वर ध्वनि के उच्चारण में हवा अबाध गति से मुख विवर से निकलती है। चौथा है सभी स्वर अक्षरिक नहीं होते। और पांचवा है मात्रा के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं, हास्य स्वर और दीर्घ स्वर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोगों का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जो स्वर ध्वनि है वो, उसको देखते हैं कि हम लोगों का यहाँ करेक्ट ऑप्शन है दूसरा, उच्चारण की दृष्टि से मूल स्वर 10 है। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही है, उच्चारण की दृष्टि से मूल स्वर 10 है। और ये स्वर ध्वनि के उच्चारण में हवा अबाध गति से मुख विवर से निकलती है। और पांचवा यहाँ पर मात्रा के आधार पर स्वर के दो प्रकार होते हैं, हास्य स्वर और दीर्घ स्वर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, तो यहाँ पर दूसरा आंसर सही हो जाएगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है प्रिय के संबंध में निम्नलिखित तथ्य है। पहला, जिस क्रिया का फल कर्म पर नहीं कर्ता पर पड़ता है उसे सकर्म कहते हैं। दूसरा है जो क्रियाएं वाक्य के अंत में रहकर वाक्य को समाप्त करती है वे समापिका की क्रियाएं कहलाती है। तीसरा है जिस शब्द के प्रयोग द्वारा किसी वस्तु के विषय में विधान किया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। और चौथा है अकर्मक क्रिया में किसी कर्म का होना अनिवार्य है। पांचवा है तीनों के मूल अंश को धातु कहते हैं। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए यहाँ पर। तो हम लोगों का यहाँ करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका दूसरा सही है, जो क्रियाएं काव्य के अंत में रहकर काव्य को समाप्त करती है वे समापिकाएं की क्रिया कहलाती है। ये हम लोगों का सही ऑप्शन है। और हम लोगों का सही ऑप्शन है जिस शब्द के प्रयोग द्वारा किसी वस्तु के विषय में विधान किया जाता है उसे क्रिया कहते हैं, ये सही है। और तीसरा है तीनों के मूल अंश को धातु कहते हैं। तो हम लोगों का करेक्ट ऑप्शन यहाँ हो जाएगा तीसरा नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतेंदु युगीन कविता के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अब्र नाम से उर्दू में कविताएं लिखी। दूसरा है दशरथ विलाप और फूलों की गुच्छा खड़ी बोली में रचित है। तीसरा है जगमोहन सिंह कानपुर के रंगमंच और वहाँ की संस्था रसिक समाज से जुड़े थे। चौथा है गीता गोविंद और वर्षा विनोद भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं हैं। पांचवा है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने प्रात समीरण कविता में बंगला के प्यार छंद का प्रयोग किया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन देखेंगे हम लोग। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हम लोगों का दूसरा। तो इसमें जो पहला क्या है, दशरथ विलाप और फूलों का गुच्छा खड़ी बोली में रचित है, ये सही है। और गीत गोविंद और वर्षा विनोद भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं हैं, सही हैं। और यहाँ पर ई भारतेंदु हरिश्चंद्र ने प्रात समीर कविता में बांग्ला के प्यार छंद का प्रयोग किया है। तो हम लोगों को यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन इसका मिलता है बी। तो अगला क्वेश्चन है गद्य विधाओं से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है ऋजल धनजल रीढ़जल धनजल है, यहाँ पास ये रीढ़जल हो गया है। तो यहाँ रीढ़जल धनजल फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित बाढ़ और सूखे से संबंधित रिपोर्ट राज का संकलन है। उसका दूसरा है कमल का जादूगर अमृत राय द्वारा लिखित प्रेमचंद की जीवनी है। तीसरा है ज्ञान मंडल बनारस द्वारा 2 खंडों में प्रकाशित साहित्य कोश के संपादक राम कुमार वर्मा थे। चौथा है हजारी प्रसाद द्विवेदी अपने निबंधों में भारत के सांस्कृतिक इतिहास का पुनर्निर्माण करते हैं। पांचवा है दूसरी परंपरा की खोज विश्वनाथ त्रिपाठी द्वारा लिखित आलोचना की पुस्तक है। तो हम लोगों का यहाँ करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा रीढ़जल धनजल फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित बाढ़ और सूखे से संबंधित रिपोर्ट राज का संकलन है, ये सही है। और कौन सा सही है, ज्ञान मंडल बनारस द्वारा 2 खंडों में प्रकाशित साहित्य कोश के संपादक रामकुमार वर्मा थे, ये सही हैं। और हजारी प्रसाद द्विवेदी अपने निबंधों में भारत के सांस्कृतिक इतिहास का पुनर्निर्माण करते हैं, ये सही हैं।
तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि पहला और तीसरा चौथा कहाँ पर है, ए सी डी, तो यहाँ दूसरा में, तो हम लोगों का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दूसरा। अगला क्वेश्चन है, आत्मकथा के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। पहला है, बनारसी दास जैन के अर्धकथनांक हिंदी की प्रथम आत्मकथा मानी जाती है। दूसरा है, जोश महिलवादी की यादों की बरसात, अमृत प्रीतम की रसोदी टिकट तथा हंसा वाडेकर की सुनो सुनती हूँ अनुदित आत्मकथाओं के उदाहरण हैं। तीसरा है, कस्तूरी कुंडल बसे प्रभा खेतान द्वारा रचित आत्मकथा है। चौथा है, अपने अपने पिंजरे शिवराज सिंह बैचैन द्वारा रचित आत्मकथा है। पांचवा है, अपनी खबर पांडे बेचन शर्मा उग्र द्वारा रचित आत्मकथा है। तो यहाँ पर हम लोगों का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा तीसरा, ए, बी और ई। तो बनारसी दास जैन की अर्धकथनांक हिंदी की प्रथम आत्मकथा मानी जाती है, ये सही है। और बी, जोश महिलवादी की यादों की बरसात, अमृता प्रीतम की रसोदी टिकट का हंसा वाडेकर की सुनो सुनती हूँ अनुदित आत्मकथाओं का उदाहरण है, ये सही है। और ये ऑप्शन सही है, अपनी खबर पांडे बेचन शर्मा उग्र द्वारा रचित आत्मकथा है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, काव्य दोष से संबंधित सही उदाहरण है। पहला है, क्लिष्टत्व दोष वेद नक्ताग्रह जौरी अर्थ करी जो बरजय हम खात। दूसरा है, अक्रमत्व दोष मुखमयंक को देखकर विकास मानस कंज। तीसरा है, द्रुकमत्व दोष मारुत नंदन मारुत को मन को खगराज को वेग लजायो। तीसरा है, ग्रामत्य दोष कस्ती कटी थी कनिष्ठ माँ असी देती मंझली घनिष्ठ माँ। हमारा पांचवा ऑप्शन है, अप्रतित्व दोष हियत बसी बसी दुख देत है यह तेरे अनुभव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा दूसरा, ए, सी और ई। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, काव्य रीति के संबंध में सही कथन है। तो पहला है, रीति शब्द का प्रथम प्रयोग आचार्य वामन ने किया। दूसरा है, दंडी ने रीति के स्थान पर मार्ग शब्द का प्रयोग किया। तीसरा है, आचार्य रुद्रट ने रेति की शब्द संगठना बताया। चौथा है, भोज ने रीतियों की संख्या 105 मानी है। पांचवा है, हृदय के रागात्मक भावों की अभिव्यंजना करने वाली रीति गौड़ी रीति है। तो यहाँ पर हम लोगों का करेक्ट ऑप्शन जो है वो है पहला, ए, बी, सी। रीति शब्द का प्रथम प्रयोग आचार्य वामन ने किया। और दूसरा है, दंडी ने रीति के स्थान पर मार्ग शब्द का प्रयोग किया। और सी, आचार्य रुद्रट ने रेति को शब्द संगठन कहा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, कल्पना के संबंध में कॉलरिज के कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है, कल्पना को कॉलरिज ने ईश्वरीय शक्ति माना है जिसका गुण है सृजन। दूसरा है, कॉलरिज कल्पना के दो भेद मानते हैं, मुख्य कल्पना और गौड़ कल्पना। तीसरा है, मुख्य कल्पना की अवस्थिति जन सामान्य के मस्तिष्क में भी होती है, जबकि गौड़ कल्पना मुख्यतः दार्शनिक तथा कलाकार की विशेषता है। चौथा है, मुख्य कल्पना इच्छा चलित वॉलरेंटी होती है। पांचवा है, मुख्य कल्पना अधिक सचेत सक्रिय तथा सायास होती है। तो हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 48 नंबर का दूसरा। तो यहाँ पास कल्पना को कॉलरिज ने ईश्वरीय शक्ति माना है जिसका गुण सृजन है, ये सही है। और दूसरा, कॉलरिज कल्पना के दो भेद मानते हैं, मुख्य कल्पना और गौड़ कल्पना, ये सही है। और मुख्य कल्पना की अवस्थिति जन सामान्य के मस्तिष्क में भी होती है, जबकि गौड़ कल्पना मुख्यतः दार्शनिक कल्पना के विशेषता है, ये सही है। तो हमारा ये भी सही है। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी शिक्षा के संबंध में उपरोक्त विचार है। पहला है, अंग्रेजी शिक्षा भारतीयों की धर्म के प्रति आस्था को कमजोर करने वाली थी। दूसरा है, अंग्रेजी शिक्षा भारतीयों को मानसिक दासता से मुक्त करने वाली थी। तीसरा है, अंग्रेजी शिक्षा ने सरकारी नौकरियों में भारतीयों के प्रवेश के द्वार खोले।
चौथा है अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीयों को अपनी परंपराओं से मोह करना सिखाया। पांचवा है अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार के लिए सरकार ने नए शिक्षा संस्थाएं खोली। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो है तीसरा। तो यहाँ पास ए सही है। अंग्रेजी शिक्षा भारतीयों की धर्म के प्रति आस्था को कमज़ोर करने वाली थी। और उसके बाद सी सही है। अंग्रेजी शिक्षा ने सरकारी नौकरी के भारतीयों के प्रवेश के द्वार खोले। और अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार के लिए सरकार ने नए शिक्षा संस्थान खोले। तो यहाँ पास ए, सी और डी सही है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दलित विमर्श से संबंधित उपयुक्त कथन है। पहला है डॉक्टर अंबेडकर ने इतिहास में दलितों की भूमिका को रेखांकित करने का प्रयास किया। दूसरा है दलित विमर्शकार गांधी दर्शन को दलित साहित्य का वैचारिक आधार मानते हैं। तीसरा है ज्योतिबा फूले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की। चौथा है दलित चिंतक वर्ण आश्रम व्यवस्था की हिमायत करता है। और पांचवा है दलित आत्मकथाएं एक व्यक्ति के बहाने समाज में यथार्थ प्रस्तुत करती है। तो यहाँ पास हम लोगों का करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ए, सी और ई। तो यहाँ पर डॉक्टर अंबेडकर ने इतिहास में दलितों की भूमिका को रेखांकित करने का प्रयास किया, ये सही है। और ज्योतिबा फूले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की, ये सही है। और दलित आत्मकथाएं एक व्यक्ति के बहाने समाज का यथार्थ प्रस्तुत करती है, ये सही है। सो फ्रेंड्स, आज हम लोगों का क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है। आज हम लोगों ने सिर्फ 50 क्वेश्चन लिए हैं। अब अगले क्लास में और 50 क्वेश्चन को हल करेंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ सीखने को मिल रहा है, आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो रहा है, तो प्लीज़ आप लोग इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि आप लोग इस चैनल के माध्यम से और बहुत कुछ सीख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आप लोग एक छोटा सा कमेंट ज़रूर कीजिए कि आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ है, ताकि मैं जान पाऊँ कि आप लोगों की जो कॉन्सेप्ट है वो कितना क्लियर है। सो थैंक यू फ्रेंड्स। अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।